बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। अगर किसी कोशिका को निकाला जाए तो उसका जो केंद्रक होगा, एक छोटी सी कोशिका निकाल ली, मान लो ऐसे निकाल ली धीरे से, उसमें होता है केंद्रक। बात समझिएगा। इस केंद्रक में ये न्यूक्लियक मतलब केंद्र होता है, न्यूक्लियर। यहीं पर एक अम्ल पाया जाता है जिसे बोलते हैं डीएनए। केंद्रक में अम्ल जो पाया जाता है उसी से डाई न्यूक्लिक एसिड, यानी यही होता है डीएनए। तो देखिए होता क्या है कि सभी ये मुख्यतः डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए सबसे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीएनए आपका 3 जगह पे पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? नंबर 1 कोशिका के केंद्र में। कहाँ पर? कोशिका के केंद्र में। नंबर 2 कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। और नंबर 3 जो पाया जाता है, ये पता कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ये पेड़ पौधों में होता है, ठीक। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह मनुष्यों में ही होता है। और ये कोशिका के केंद्र में, कोशिका जो प्रत्येक कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब हमारे शरीर के किसी भाग से भी एक कोशिका निकालकर अगर उसके केंद्रक का हम लोग अध्ययन करें, अवलोकन करें, तो हम लोग डीएनए पर पहुंच सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना सबको, ठीक। अब बात आती है डीएनए की खोज किसने की थी। तो कि डीएनए की खोज, डीएनए का मॉडल और डीएनए का अवलोकन, ये बातें तीनों अलग अलग हैं। हम क्या बता रहे हैं? डीएनए की जो सर्वप्रथम खोज पता किसने की थी? कार्ल्स, क्या नाम है इनका पूरा नाम? नहीं पता तुम लोगों को? डीएनए की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था कार्ल्स बर्ग। क्या नाम था? कार्ल्स बर्ग। खोज किसने की? कार्ल्स बर्ग ने। लेकिन इन्होंने खोज करने के बाद ज़्यादा इस पर अध्ययन नहीं किया, कुछ समय बाद इन्होंने इनको छोड़ दिया। किसने? कार्ल्स बर्ग ने। फिर 2 वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वाटसन और क्रिक, ठीक है। ये चेन्नई आईपीएल के खिलाड़ी वाटसन नहीं है, ये वैज्ञानिक है, ठीक है। वाटसन और क्रिक जो थे, इन्होंने एक डीएनए का मॉडल बना दिया। देखिएगा, अच्छा एक चित्र हमने बनाया है। सबसे पहले हमने क्या किया, कोशिका जो हमने बताया था, कोशिका को हमने जूम किया थोड़ा सा, तो अंदर पहुँचे। कहाँ पहुँच गए थे? केंद्रक पे। केंद्रक को जूम किया तो वहाँ पर न्यूक्लिक एसिड ही पाया गया था ना। इस प्रकार से देखा जाए तो फिर हम पहुँच गए, उसको जूम किया तो हम लोग पहुँच गए ये क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, और हिंदी में इसको शुद्ध भाषा में कह देते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र। इनकी संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी यानी 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी यानी 46। 23 जोड़ी इक्वल टू 46 यानी 46 होते हैं। ये बात क्लियर हुई। यानी हमने जब पहले कोशिका को जूम किया, कोशिका को जूम करने के बाद केंद्रक को जूम किया, तो हम कहाँ पहुँच गए? क्रोमोसोम पे। कहाँ पहुँच गए? क्रोमोसोम को। अब इसके बाद इसको थोड़ा और जूम करके देखा गया तो अंदर ये थोड़ी थोड़ी ऐसी संरचना, इसमें क्रोमेटिन धागे जैसी संरचनाएँ दिखाई दी। क्रोमेटिन धागे जैसी थोड़ी थोड़ी संरचनाएँ दिखाई दी। तो उस समय एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा खींच लिया। और किसने? अभी वाटसन और क्रिक में बताया था। जब इसको खींचा तो इसको पता चला कि ये जो संरचना है, ये कौन सी संरचना है? पता है किसी को? नहीं? विचार करके सोचो। अच्छा तुमने पढ़ा है? हाँ, कौन बता रहा? जल्दी बताओ। नहीं पता? शुरुआत देखो, हम लोग क्रोमोसोम पहुँचे थे, कोशिका को जूम किया, कोशिका को जूम करने के बाद कहाँ पहुँचे थे? क्रोमोसोम पे। और क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। गुणसूत्र ये थे और ये था डीएनए, ठीक। ये क्या था? डीएनए। तो यहाँ तक इन्होंने खोज करके छोड़ दी। फिर एक आए वैज्ञानिक जोहानसन। जोहना मतलब जानते हो क्या होता है? खोज करना। तो जोहानसन जो वैज्ञानिक थे, इसको धर के और खींच दिए आगे, ये और जूम कर दिए।
ठीक है, वही संरचना छोटी छोटी थी, जूम हो गई, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया जीन। क्या नाम दे दिया? जीन। क्रोमोसोम, डीएनए, जीन। अब एक जीन के बीच में यहाँ कुछ दूरी होती है, वो लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। पेपर में आ जाता है 2, यहाँ मतलब जीन के बीच के मध्य की दूरी जो एंटीनोड पाए जाते हैं उनमें कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, डीएनए का मेन काम क्या है? डीएनए का मेन काम है आनुवंशिक सूचनाओं को, जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देना। डीएनए जो है हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है, ना कि हमारे ब्रेन में। ये बात ध्यान रखना। कहने का मतलब एक हम एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहेंगे, मान लो जैसे कि आगे चल को तुम बड़े हो गए, तुम्हारी शादी हो गई, जो तुम्हारा लड़का है तो वो जो समझिएगा वो तुम्हारे कोशिकाओं के गुणों पर गया होगा, ना कि तुम्हारे दिमाग के आधार पर। जैसे एक टीचर का लड़का कभी टीचर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कोशिका का गुण नहीं है, उसका ब्रेन का गुण है ना। अगर इस ब्रेन वाले गुण को अगर इस डीएनए में डाल दिया जाए तो जो लड़का पैदा होगा वो टीचर पहले से पैदा हो जाएगा। समझ रहे बात को? यानी ब्रेन के गुण को अगर किस में मिला दिया जाए? डीएनए में, तो वो क्या होगा? शुरुआत से ही टीचर बन जाएगा, नहीं तो बाद में गधा ही रहेगा। तो देखो, यानी कहने का मीन्स हो गया, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक कौन है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया, आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक कौन सा है। अगर पेपर में तुमने देखा डीएनए है ऑप्शन, टिक कर दिया, ठीक। अब डीएनए नहीं होगा तो क्या करोगे? तो या तो क्रोमोसोम होगा, या तो इसी को हिंदी में गुणसूत्र लिख दिए होंगे। ये नहीं होगा तो जीन होगा। समझ रहे हैं ना? बस यानी आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक कौन होता है? डीएनए, क्रोमोसोम और जीन, ये सब एक ही चीज़ है। मैंने बताया क्या, सिर्फ जूम करके देखा गया। अब ठीक है, अब हम डीएनए मॉडल के बारे में बताते हैं, डीएनए की संरचना कैसी होती। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये डीएनए की संरचना कैसी होती है? हेलिकल। डीएनए की संरचना कैसी होती है? दोहरी हेलिकल, यानी डबल हेलिकल जिसको कह सकते हैं। डीएनए की संरचना कैसी होती है? दोहरी हेलिकल। ये देखिए, एक इधर से आ रही है। हेलिकल का मीन्स होता है दो रस्सियाँ जब एक जगह एक दूसरे को काटे उसको हेलिकल बोलते हैं, ठीक है। दो इस प्रकार से ऐसे आ रहे थे एक दूसरे को काटते हुए डीएनए। लेकिन आरएनए में आपको पता है एकल संरचना होती है, उसमें सिर्फ एक ऐसे ऐसे पाया जाएगा, तो हम उसको आगे बाद में बताएंगे, ठीक है। तो डीएनए हम बता रहे थे, डीएनए का मीन्स हो गया कि ये जो संरचना होगी हेलिकल होगी। दूसरी बात, डीएनए जो है इसको कैसे हम लोग विभाजित कर सकते हैं? तो ये जो ऊपर होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये जो साइड से लाइन जा रही है ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। हाँ, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे इन्होंने ये जोड़ा, जहाँ पे मिल गई, ये होता है क्रोमेटिन। क्या होता है? क्रोमेटिन। न्यूक्लियोटाइड और ये जहाँ पे मिलेंगी ये क्या होगा? क्रोमेटिन, ठीक। अब ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स था, हम इसका विभाजन करके देखें। थोड़ा सा इसको और जूम करें। अब देखिए, बहुत डीपली अंदर जा रहे हैं। देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। ये लगभग बढ़ता है आपके दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। एक बटेगा न्यूक्लियोटाइड में, दूसरा फॉस्फेट में। किस में बटेगा? एक न्यूक्लियोटाइड में, दूसरा फॉस्फेट में। कैसे? हाँ, न्यूक्लियोटाइड और दूसरा किस में जाएगा? फॉस्फेट में, ठीक। ये हो गई, एक फॉस्फेट और दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब इसके बाद ये जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स, ये दो भागों में फिर बढ़ जाता है। देखिए, जितना अंदर जाओगे उसको आप तभी समझ पाओगे। एक भाग होती है शर्करा और दूसरी होती है नाइट्रोजन बेस। एक भाग क्या है होगी? शर्करा, दूसरी क्या होगी? नाइट्रोजन बेस। तभी इसमें डीएनए में नाम क्या आता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक शर्करा, ठीक, यहाँ से आया। और दूसरा क्या है? नाइट्रोजन बेस।
देखो अच्छा, ये नाइट्रोजन बेस है, 2 भागों में बढ़ गया। अब यहीं से समझिएगा, प्यूरिन और दूसरा बटा पाइरेडेमीन। क्या नाम बताया? पाइरेडेमीन। ठीक, अब यही प्यूरिन और पाइरेडेमीन ये डीएनए के मुख्य घटक के रूप में काम करते हैं। नंबर कौन? इसमें 2 आते हैं, एजी। एजी का फुल फॉर्म जानते हो? अबे गधे। नहीं होता है, ये नहीं होता है। नहीं, शादी के बाद जो स्त्रियां होती नहीं बुलाती हैं एजी, तो अब उसका मतलब होता है अबे गधे। और दूसरा जो है इसमें बुलाती हैं टीसी, ए बी और जो तमाम तरीके की चीज़, टीसी। ठीक है, इस प्रकार से एडिनोसिन, इसके बाद ग्वानिन और ये थायमिन, और सी से क्या होता है? नहीं पता है? साइटोसिन। गुड। ठीक, एडिनोसिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। अब देखिएगा, इनके बीच हाइड्रोजन बंद होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आ जाइए यहाँ पर, यानी अब इसको याद करने का तरीका क्या है? ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी, जी सी ए टी जी सी। ठीक, ये होता है डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखिएगा, ए बनेगा, फिर टी बनेगा, जी बनेगा, सी बनेगा, ए बनेगा, टी बनेगा, जी बनेगा, सी बनेगा, फिर ए बनेगा, टी बनेगा। इस प्रकार से ये इसकी जो डीएनए में यही आते हैं गुण। कौन कौन से? एडिनोसिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। ये बात क्लियर हो पाई? ठीक, इस प्रकार से ये आपका था डीएनए का मॉडल। देखिए, ये जो डीएनए है ना, आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक करता है। मैंने बताया कि सूचनाओं के वाहन से धीरे धीरे ये क्या होता है, जब बेबी छोटा होता है अपने माता जी के पेट में ही, तो वहीं से ये सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कोई उसको इन्फॉर्मेशन देने लगता है। क्या करता है? उसको इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है डीएनए से कि अब 5 उंगली बननी है, बस खाली, ज़्यादा नहीं बननी। पता लगा 6 उंगली बन गई। क्यों? डीएनए में कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो 6 उंगली किसी किसी की हो जाती है। ठीक, दूसरी बात, जैसे कभी कभी देखा होगा किसी व्यक्ति के कान बड़े हो गए, डीएनए का परिवर्तन, क्योंकि हर चीज़ का निर्धारण किया गया ना डीएनए द्वारा। डीएनए सूचनाओं का वाहन करता है कि अब 5 उंगली बन गई हैं और नाक यहाँ बननी चाहिए तो यहीं बनेगी। पता लगा यहाँ नाक निकल आई, मुंह यहाँ निकल आया, खा इधर से रहे, और उसके बाद चैं 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 करने में लगे, 3 आँखें दे दी। ये सब डीएनए का प्रभाव होता है। काहे का प्रभाव है? डीएनए का। डीएनए करता क्या है? सूचना, आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है कि व्यक्ति में कितनी मात्रा में कैसे विकास होना है नए व्यक्ति का। तो ये काम कौन करता है? डीएनए। ठीक, अब बात करते हैं आरएनए का। आरएनए देखिए, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये तो हमारे शरीर में 10 प्रकार के अमीनो अम्ल उत्पन्न होते हैं। कौन से? अमीनो अम्ल 10 प्रकार के, जो बिल्कुल बेकार होते हैं, एंजाइम्स नहीं होते। सॉरी, गलती से बोल दिया था। तो वो क्या होते हैं? 10 प्रकार के जो अमीनो अम्ल उत्पन्न होते हैं, ये हम जो भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात वहाँ से 10 और अमीनो अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। कितने? 10 और। टोटल कितने हो गए? 20। ये 10 और 10 मिलके कितने हो गए? 20। ये बनाते हैं फिर प्रोटीन। तो शरीर में 10 अमीनो अम्ल उत्पन्न हुए, 10 शरीर से उत्पन्न हुए। जो शरीर से उत्पन्न है उनकी तो कमी होगी नहीं कभी, सीधी सी बात। जो शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं उनकी कोई कमी नहीं होती। लेकिन जो हमने भोजन के रूप में 10 लिए, वो 10 मिल के वो क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो ये काम कौन करता है? आरएनए। तो आरएनए को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिएगा, mRNA। ठीक, दूसरा होता है tRNA, अगला होता है R, उसके बाद RNA। ये अक्षर सदैव छोटे लिखे जाते हैं। mRNA, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर जानते हैं? संदेश वाहक। ये संदेश पहुंचाता है
कि 10 तो आने वाले हैं भोजन के बाद, यही काम। तो उसने क्या किया, 10 जो है हमने बताया शरीर में उत्पन्न हुए और 10 भोजन से आ रहे थे, तो इसने तुरंत मैसेंजर यानी संदेश दिया कि 10 आने वाले हैं, और जैसे ही आए और उसने खट से इनको ट्रांसफ़र कर दिया tRNA यानी ट्रांसफ़र आरएनए को, सीधे आगे ट्रांसफ़र आरएनए में, और इसने क्या कर दिया, ये राइबोस आरएनए में पहुंचा दिया। इस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण कौन करने लगा, आरएनए। प्रोटीन का निर्माण कौन करने लगा, आरएनए। अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो आरएनए की संरचना कैसी होती, एक कुंडलित होती। मैंने डीएनए की बताया था डबल कुंडलित थी, आरएनए की एक सिंगल कुंडलित होगी। तो इस प्रकार से मान लो ऐसे 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 होगी, बाकी दूसरा अगर इधर से जोड़ दें तो ये पूरा वो बन जाएगा ना आरएनए के जैसा। तो अब इससे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम आरएनए मिला के डीएनए बना सकते हैं, बात सही है। और आरएनए किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का, पढ़ा ना क्वेश्चन, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो देखिएगा अब डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए कैसे बनाएंगे, यानी डीएनए रिवर्सिबल आरएनए, डीएनए से आरएनए, यानी डीएनए में अगर एक और संरचना जोड़ दी जाए, सॉरी डीएनए से एक संरचना निकाल दी जाए तो आरएनए बन जाएगा, क्योंकि एकल संरचना होती और डीएनए की द्विकुंडलित होती। अगर आरएनए में एक जोड़ दी जाए तो वो डीएनए बना देगी। लेकिन अगर आरएनए क्या बनाता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, प्रोटीन। क्यों, क्योंकि 10 मैसेंजर से लिए अमीनो अम्ल और 10 शरीर से उत्पन्न हुए, यही 10 और 10 मिलकर 20 बने और इनसे बनाया उसने प्रोटीन। और अगर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो इस प्रोटीन को दोबारा आरएनए में नहीं बदला जा सकता, इस प्रोटीन को दोबारा आरएनए में बदला नहीं जा सकता। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये लगभग समझ में आया।